हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का पेपर मेंशन कर देती हूँ। मैं पेपर 2 करवा रही हूँ, ठीक है। पेपर 2 के अंदर हमारी फर्स्ट यूनिट जैसे चल रही थी, फर्स्ट यूनिट हमारी कौन सी थी? फर्स्ट यूनिट थी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक। सेकेंड यूनिट सेकेंड पेपर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जिसके अंदर अब हम फर्स्ट यूनिट के अंदर जैसे दो पार्ट कंटेनिंग थे आपके। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेकंड हमारा अल्टरनेटिंग करंट की सर्किट की एनालिसिस करनी थी। कॉम्प्लेक्स नंबर के बिहाफ पे आप डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स लेके चल रहे थे। तो अब इस लेक्चर के अंदर हमें क्या करना है बच्चा? अब हमें आज के जैसे हमने प्योर रेजिस्टेंस कर लिया है, प्योर हमने इंडक्टर कर लिया है, अब हमें जो करना है वो करना है प्योर कैपेसिटेंस, ठीक है। प्योर इंडक्टर हो चुका है, प्योर रेजिस्टेंस हो चुका है, आज करना है प्योर कैपेसिटेंस। तो अगर हमें प्योर कैपेसिटेंस आपको करना है, उस सर्किट की आपको एनालिसिस करनी है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? एक सर्किट लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इसमें एक सर्किट लेना पड़ेगा। उस सर्किट के अंदर ओनली हमारा, क्योंकि प्योर कैपेसिटेंस है तो ओनली प्योर कैपेसिटेंस ही करना पड़ेगा। और इसको आपको एप्लीकेबल यानी कि उसमें चालू स्थिति में लेके आने के लिए, ऑन स्टेज के अंदर लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर आपको एक सोर्स, एसी सोर्स लेना पड़ेगा। और सोर्स हमारा कौन सा? ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ वाला है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? ई से। तो ये ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आपका कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर हो गया। और जो करंट फ्लो कर रहा है वो आपका इस तरीके से यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो आपने इसके अंदर क्या करना है? जैसे हमने लास्ट उसमें भी क्या किया था, इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैपेसिटेंस, क्योंकि किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये ई और कुछ नहीं, इसका वोल्टेज ही बता रहा है। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर के बिहाव आपके वहाँ पे आपकी वोल्टेज कितनी हो जाएगी? आपकी Q/C, ठीक है। तो आप अगर इसके ऊपर साइकिल अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ई माइनस में Q/C इज इक्वल टू 0। तो Q/C इज इक्वल टू ई, और Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? EC हो जाएगा, ठीक है। तो जितना मैंने अभी बताया है, आपको समझाया है, आपको क्या करना है? इसको लिख लेना है, ठीक है। तो अभी लिख लेते हैं इसको, जो हमने अभी बोला है, ठीक है। तो लिखिए, लेट ए source of alternating EMF बी, किसके साथ आपने EMF को कनेक्ट किया है? कैपेसिटेंस के साथ कर रखा है। तो लिखिए, दिस बी कनेक्टेड टू ए प्योर कैपेसिटेंस C एज शॉन इन फिगर। और इसके अंदर हमने जो हमारी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है उसको हमने ये वाली फॉर्म में लिया है, ठीक है। तो आप लिखिए कि एंड लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बी गिवन बाय किसे? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यही लिखेंगे, A इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करना है? अगर चार्ज हमारा Q है कैपेसिटर के ऊपर, तो जो वोल्टेज होगी वो कितनी हो जाएगी? Q/C, ठीक है। तो आप लिखोगे कि if Q is charge on the capacitor at time t, then on applying Kirchhoff's voltage law in figure, we have Q E minus में Q/C is equal to 0. That means E is equal to Q/C and Q is equal to CE.
ठीक है, इतना आपके पास आ गया यहाँ से। अब एंड इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन, और इसको लिख लीजिए सेकेंड इक्वेशन। नाउ पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो Q इज इक्वल टू सी, ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना इसके इक्वल हो गया। अब हमें क्या चाहिए इसके अंदर, यहाँ से तो ये कितना आया है आपका, ये तो चार्ज आया है, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ के अंदर कितना आपका ग्राफ शो करेगा। ये तो चार्ज आया है, हमें तो करंट निकालना पड़ेगा, एंड वी नो करंट इज इक्वल टू हाउ मच चार्ज इंट्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम के अंदर। ठीक है, तो यानी कि आपका करंट किसके इक्वल हो जाएगा, आपका डी क्यू बाई डी टी के। ठीक है, तो जस्ट आपने क्या करना है करंट के लिए, जो आपकी इक्वेशन आपको, आपने इसको थर्ड ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो I इज़ इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो आपको पता है कि C ई नॉट ये तो एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। कौन चेंज होएगा, साइन ओमेगा टी चेंज होएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी के अंदर पहले साइन टी का तो डिफ्रेंशिएशन पता हो, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस टी होता है, और साइन ए टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस ए टी, और ए आपका आगे आ जाता है। अगर इस तरीके से है तो ये साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा क्या आ जाएगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई है। अब क्या कर सकते हैं इसको, कि हमें तो जस्ट इसके फॉर्म में नहीं, सिंपल जो आपकी ईएमएफ वाली फॉर्म आती है उसके अंदर इसको बताना पड़ेगा। उसमें बताएंगे तो आई को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 अपॉन में सी ओमेगा, क्योंकि ये अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊंगी तो यहीं आ जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा आपका, कॉस ओमेगा टी आ गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखो, ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो पूरा फैक्टर आया है ना बेटा, ई नॉट अपॉन में 1 अपॉन में सी ओमेगा, इसको क्या लिखते हैं, या फिर आप पूरा इसको बोल सकते हो, ये आपकी पीक वैल्यू ऑफ द करंट देखे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आई किसके इक्वल हो जाएगा, आपका आई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन हम तो जब ईएमएफ आपने साइन ओमेगा टी की फॉर्म में कर रखा है, तो आपको करंट भी किसकी फॉर्म में, साइन की फॉर्म में ही बताना पड़ेगा। अब ये कॉस की फॉर्म में है, क्या कॉस को हम साइन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्या आपको नहीं पता साइन को, कॉस को साइन के उसमें कैसे लिखते हैं, पता है ना कैसे लिखते हैं, साइन 90 प्लस में थीटा कर दो तो वो कॉस ऑफ थीटा हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। तो आप एक बार यहाँ पे ये बता दो ना कि आपने क्या लिया है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, आपने इसको आई नॉट किया है, और आई नॉट क्या है, आपकी पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हो पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो आपने इसको ये कंसिडर किया है, और इसको अब किसकी फॉर्म में, हमारी साइन वाली फॉर्म में ही लिखना है। तो ये आई इज़ इक्वल टू आई नॉट, ये हो जाएगा साइन 90 प्लस में थीटा, या थीटा प्लस में 90 करके हम लिख सकते हैं। 90 को हम π/2 की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो ओमेगा टी तक तो था आई नॉट, हम जो ईएमएफ था, अब ये प्लस में 90 और हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका, पहले उसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये इसके अंदर आ गया है। तो आपने इसमें क्या किया है, पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे, और यहाँ से ये पता चल रहा है, ये तो जस्ट ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस में 90 है, इसका मतलब ये क्या कर रही है, आपकी ईएमएफ लैग कर रही है और करंट लीड कर रही है, कितने से, 90 डिग्री से। ठीक है, तो आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, तो एक बार इसके अंदर लिख देते हैं जो ये बताना चाह रहा है। तो ऑन कंपैरिजन, या फिर आप लिख सकते हो कि फ्रॉम, इसको हमने नाम दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो ऑन comparing equation
first and fourth, we find that in a pure capacitive alternating current circuit, alternating EMF ये 90 डिग्री से बढ़ रहा है, वो लैग कर रहा है. अल्टरनेटिंग EMF इज lags behind the alternating current in phase by 2. ठीक है, तो इसके अंदर ये आ जाएगा. और बच्चे ध्यान देना, यहाँ पे ये जो मैंने 1/ωc लिखा है, इसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं. अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो इसका ग्राफ प्लॉट करिए कि यहाँ पे आपने क्या किया हुआ है, वो फेज़ लिया हुआ है ओमेगा टी वाला. ठीक है, और यहाँ पे आपने EMF और करंट के लिए बताया है. तो अगर आपका EMF जो है वो इस तरीके से था, तो इससे क्या है, आपका ई से पहले ही आपका जो वो एंगल बना लेगा. ठीक है, तो आपका क्या करेगा, ये इस तरीके से यहाँ पे से करके फिर ये ऐसे कर देगा. यानी कि ये आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे पहले आ गया, फिर ये बाद में आया है. इसका मतलब ये किसके लिए है, आपका करंट, और ये किसके लिए है, आपका EMF के लिए है. तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे, और ये वाली किसकी है, पाई की, ये कितनी हो गई, 2 पाई की. ठीक है, ये वाला पॉइंट. तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये आपके इस पोजीशन के ऊपर कितनी जल्दी आ गया, ये उस पोजीशन के ऊपर बाद में आया था. तो इसका मतलब करंट पहले आगे आगे चल रहा है. ठीक है, करंट आगे आगे चल रहा है, वो पीछे पीछे चल रहा है. ठीक है, ये देखो इसकी साइकिल तो यहीं कंप्लीट उसमें हो गई है और मैक्सिमम की उसमें आ गई थी. ठीक है, तो इसका मतलब करंट आपका 90 डिग्री से लीड कर रहा है और EMF 90 डिग्री से लैग कर रही है. ठीक है, तो आप इसके अंदर एक और चीज़ भी बता सकते हो कि देखो, अब अगर आपने ये फॉर्मूला लिया हुआ है, ठीक है, XC आपके किसके इक्वल आया है, XC इज इक्वल टू 1/ωc. आप सबको पता है कि ओमेगा 2π न्यू होता है, ओमेगा 2π न्यू होता है और C एज इट इज़. लेकिन अगर मैं ये क्या, और हमें ये पता है कि DC के अंदर तो ये जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है, ये तो चेंज तो उसमें कुछ आता ही नहीं है. ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, आपका न्यू की वैल्यू तो वहाँ पे 0 हो जाती है. न्यू 0 होने की वजह से आपका जो XC है, न्यू अपना 0 हो गया. इसका मतलब ओमेगा 0, 1/0 इज़ इनफाइनाइट. तो XC कितना हो गया बेटा, इनफाइनाइट हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे इनफाइनाइट रेजिस्टेंस अपना आ जाएगा. ठीक है, तो यानी कि जो कैपेसिटर है वो DC को क्या करता है, ब्लॉक करता है, एकदम से ब्लॉक कर देगा और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा. तो आप ये कहोगे कि अगर DC हमने वहाँ लिया हुआ है किसी भी सर्किट में और आपका वहाँ पे कैपेसिटेंस उसमें आ रहा है, तो DC के लिए जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर blocks DC and it offer infinite resistance to DC. ठीक है, और जो सर्किट है वो इनफाइनाइट रजिस्टर देगा किसके लिए, DC के लिए. कब, जब आपका जो आप DC यूज़ करते हो तब. ठीक है, AC के लिए नहीं, DC के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस देगा. ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है. अब हम जो करने जा रहे हैं, क्योंकि देखो बेटा पेपर में हमारे कौन सा है कि ये हमें कॉम्प्लेक्स के उसमें करना था. ठीक है, तो हमने अभी ये इसको समझा है, अब इसको इजी फॉर्म के अंदर, क्योंकि अब ये समझ में आ गया ना, तो आपको कॉम्प्लेक्स वाला और इजी समझ में आ जाएगा. तो ये तो आपका क्या था, सिंपल. अब आपको कौन सी फॉर्म करनी है, कॉम्प्लेक्स वाली करनी है. सर्किट यही लेंगे, ठीक है, सर्किट यही लेना पड़ेगा. लेंगे क्या, लेना यही पड़ेगा. और क्या लोगे प्योर कैपेसिटर के अंदर, और कोई हो ही नहीं सकता. ठीक है, यही सर्किट लिया जाएगा. चलिए लिखिए कि
AC circuit analysis with प्योर कैपेसिटेंस। अच्छा, मैं तो आपको ऐसे बता रही थी ना कि आपने इसके अंदर क्या करना है, यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस के लिए आपने फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट बनाया था, ऐसे ही इंडक्टर के लिए ये फर्स्ट सिंपल वाला कॉम्प्लेक्स वाला सेकंड पार्ट बनाया था। इसको कर दो कि ये थर्ड है, थर्ड का फर्स्ट आपका ये है और थर्ड का सेकंड जो कॉम्प्लेक्स वाला था वो आपका अब करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये अब ये आप कैसे कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म वाला कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वाले की हेडिंग डालिए। अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो हमारा जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो तो यही बनेगा कि ये कैपेसिटर है और यहाँ पे हमने सोर्स लिया हुआ है कौन सा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ वाला, ठीक है, जिसके अंदर हमें E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस साइन ओमेगा टी हमने यहाँ पे दी हुई है इनपुट इसको, ठीक है, किसको, कैपेसिटर को। तो आपका किस तरीके से इसमें आएगा, तो यही सारी चीज़ लिखनी है। तो लिखिए, लेट अस कंसिडर ए कैपेसिटर of capacitance C connected to an alternating EMF as shown in figure, ठीक है। तो जो हमारा अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो हमारा ये तो है, लेकिन इसको किसकी फॉर्म में लिखना है बेटा, अब इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखो। तो कॉम्प्लेक्स E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो आप ये कहोगे कि लेट अल्टरनेटिंग EMF be represented by E is equal to E naught E की पावर j ओमेगा टी, ठीक है। हम ऐसे इसके अंदर कर रहे हैं जहाँ पे जो E नॉट है वो आप पीक वैल्यू भी बोल सकते हो, ये इसका एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो E नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड, E नॉट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ alternating EMF rotating with angular frequency ओमेगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या करना है, अब यहाँ पे वही चार्ज वाला बताना पड़ेगा। तो इफ़ Q is the charge in the circuit, then equation from circuit after applying Kirchhoff's voltage law, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी सर्किट से वो हमारी कितनी आएगी कि Q इज़ इक्वल टू ई सी, ठीक है। नाउ अप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो Q इज़ इक्वल टू सी ई नॉट ई की पावर j ओमेगा टी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब क्या करनी है हमें इसके अंदर, अब हमें इसके अंदर करंट को निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम तो करंट की वैल्यू देख रहे हैं इसके साथ में, ठीक है। तो अगर करंट की वैल्यू देख रहे हो तो आपको इसके अंदर करंट का ही फॉर्म उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट के लिए निकालो, तो ये कितना आ जाएगा, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको पता है कि जे ओमेगा टी या टी के रिस्पेक्ट में आपके पास जो आगे आएगा वो जे ओमेगा आगे आ जाएगा। तो ये जे ओमेगा सी ई नॉट और ई की पावर जे ओमेगा टी आपके पास आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, आई इज़ इक्वल टू, तो देखो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं बेटा, जे को तो क्या कर सकते हैं आगे और
ई नॉट अपॉन में जे यहाँ पे जे को हमने आगे कर लिया और ओमेगा सी हमारा इसके नीचे हो गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा टी। तो इसका मतलब हम इसको जे और ये हमारे पास जो ई नॉट अपॉन में जे ओमेगा सी है इसको हम क्या मान लेते हैं आई नॉट। हमने पीछे भी बताया ना ई नॉट अपॉन में ओमेगा सी, क्योंकि देखो ये ई नॉट अपॉन में ये जो एक मिनट सॉरी ये ओमेगा सी ऊपर न्यूमिनेटर में है तो ये 1/, जाएगा, ठीक है। ये क्या होएगा 1/। तो 1/, ओमेगा सी को मैंने क्या बताया था आपको लास्ट में जब हमने किया था, हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस बताया है, ठीक है। तो यानी कि ये एक्स सी हो जाएगा। ई नॉट यानी कि एक तरह से वोल्टेज है, ये अपना रेजिस्टेंस है और ये अपना क्या आएगा करंट आएगा, बोल सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि V/R इज इक्वल टू आई होता है। तो वही फॉर्म इसकी बन गई है। तो आप इसके अंदर से क्या बताओगे, ये इसको हम क्या ले लेते हैं आई नॉट और ई की पावर कितना हो गया जे ओमेगा टी आपका यहाँ से आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ से, और ये आई नॉट क्या है कुछ और नहीं, ये पीक वैल्यू है, पीक वैल्यू, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ किसकी, अल्टरनेटिंग करंट की, अल्टरनेटिंग करंट इन सर्किट, ठीक है। सर्किट के अंदर पीक वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट की ये, ठीक है। अब अपने को क्या बताना है, ये जो जे इंट्रोड्यूस हो रहा है इसको बताना है। अब पता है ये जे किसकी वजह से आ सकता है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर होएगा और कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉस के साथ में तो जे होता नहीं है, साइन के साथ में होता है। तो हमें पता है कि वैसे ई की पावर आइटा थीटा कॉस थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा होता है, तो कॉस थीटा प्लस में आइटा को हम नहीं लिख रहे जे लिखते हैं, ठीक है, और जे साइन ऑफ थीटा। अब आपको पता है कि अगर किसी टर्म में से ओनली जे आ रहा है इसका मतलब ये साइन के अंदर जो रिजल्ट आएगा ये पूरा ये 1 आना चाहिए, ठीक है, और यहाँ कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये 1 किसके ऊपर आएगा आपको पता है 90 के ऊपर आएगा, तो साइन π/2 अपना 1 हो गया और कोस π/2 कितना हो जाएगा 0। तो अगर आपको ओनली जे के लिए बताना है तो ओनली जे के लिए तो यही टर्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और ये किस तरीके से लिखा जाएगा ई की पावर जे π/2, ठीक है। क्योंकि ये अगर पूरी टर्म है तो इसको पूरी टर्म को ई की पावर आइटा, अगर यहाँ जे ना हो के आई होता तो ई की पावर आइटा थीटा होता और थीटा कितना है π/2, तो ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करेंगे उसको हम, ठीक है। इसका मतलब जहाँ पे भी जे है जे की वैल्यू को मैं ये पुट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मान लेती हूँ कि ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, इसको मान लेती हूँ कि ये मेरी फोर्थ इक्वेशन है। तो आप क्या कहोगे कि पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को हमने इक्वेशन 3 के अंदर पुट कर दिया, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो i इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर जे π/2 इंटू ई की पावर जे ओमेगा टी। बेस सेम है, जे भी सेम है तो ये तो कॉमन आएंगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो आई नॉट और यहाँ पे ई की पावर जे अपना यहाँ आ गया और ये ऐड होएगी तो ओमेगा टी प्लस में कितना हो जाएगा π/2। तो पहले आपका जो एक्सपोनेंशियल जो आपकी ईएमएफ वाली थी वो कितनी थी आपकी ई की पावर जे ओमेगा टी, और करंट कितना आया है ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस में π/2। तो इसका मतलब क्या कर रहा है आपका इसके अंदर करंट लीड कर रहा है, ठीक है, अहेड ऑफ द अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसके अंदर, देखो एक मिनट पैर सीधे कर लेते हैं भाई, बहुत देर हो गई है ना। तो आप लिखोगे इसके अंदर कि अच्छा मैंने इसको नंबरिंग दी हुई है और इसको भी नंबरिंग दे देती हूँ, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। तो आप लिखोगे कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 5th we conclude that in a pure capacitor circuit current leads ahead of
अल्टरनेटिंग वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारे पास इस तरीके से आ गया है। और अब हमें क्या बताना है, इसका सर्किट, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना, मैंने आपको बता दिया ना इसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा ई नॉट बाय एक्सी। एक्सी क्या है, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस मैंने पहले भी आपको बता दिया ये वाला। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा एक्सिस से डिनोट किया जाता है। तो अगर ग्राफ बनाना है बच्चा, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ बनाने के लिए 1 मिनट, इसको ना यहाँ पे टेक कर देते हैं। अब बनाएंगे ग्राफ। देखो ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, एक साइड तो वही हमारा एक्स लेना पड़ेगा इमेजनरी रियल, और ये हमारा इमेजनरी हो गया। ठीक है, और जो हमें ई नॉट पता है वो तो हमें पता है कि रियल और इमेजनरी के यहाँ पे इसका वेक्टर जो ग्राफ है वो आपका इधर बनेगा, और ये कितना है ओमेगा टी। तो जब मैंने ये कहा था कि अगर किसी भी उसमें, अब करंट में क्या आ रहा है, प्लस जे मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्राफ के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर किसी उसमें, जैसे आपका कोई भी ए प्लस में ये एक्स है और ये वाई है, तो मैंने जेड लिया हुआ था ना, जेड कितना है आपका एक्स प्लस में आइटा वाई है, तो जेड का जो रिजल्टेंट आएगा वो अपना ये हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था अगर मैं इसकी जे से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना, तो जे एक्स आ जाएगा, और मतलब आइटा से कर देते हैं तो आइटा एक्स और आइटा आइटा -1 और वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका इधर आएगा। लेकिन अगर मैं माइनस आई से किसी की मल्टीप्लाई करती हूँ, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस में आई और माइनस ये हो गया आइटा का स्क्वायर, इससे करती हूँ तो माइनस में आइटा एक्स, और प्लस में आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में आपका वाई। तो इसका हमारे पास इस 90 डिग्री से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा और ये हमारा क्लॉकवाइज 90 डिग्री के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसा जाएगा आपका, आपको पता है आई से मल्टीप्लाई हो रही है, देखो आई से यानी कि जे से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, करंट की जे से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यानी कि आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ओमेगा टी वाली के एंटी क्लॉकवाइज आपको 90 डिग्री पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे जाएगा और इसका 90 डिग्री। ठीक है, इसका 90 डिग्री हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, इसका 90 डिग्री ऐसे हो गया। ठीक है, इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे आप कर देना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से प्लस में एक और हो गया आपका π/2, तो ओमेगा टी प्लस में π/2। ठीक है, और क्लॉकवाइज करते तो माइनस में π/2 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये पूरा आपका ग्राफ भी बन गया है। ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया है यहाँ पे। ठीक है, और आप इसके अंदर बता भी सकते हो वैसे तो कि भाई किस तरीके से इसके अंदर ये हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि भाई ये जैसे आई नॉट के उसमें हो गया इतना, और ये पूरी वैल्यू आपकी किसकी जा रही है, ई नॉट की जा रही है, जानी तो इतनी चाहिए थी इसकी। ठीक है, लेकिन ये अहेड हो गया इसका आई नॉट, और ये आपका आई नॉट ये π/2 से ज़्यादा लीड कर रहा है ये। ठीक है, लीड आई नॉट करंट, आपका अल्टरनेटिंग करंट जो है वो लीड कर रहा है देन द अल्टरनेटिंग EMF। तो बेटा ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें कि प्योर कैपेसिटेंस लिया है तो कैसे होता है, प्योर इंडक्टर लेते हो तो कैसे लेते हो, और प्योर आपका रेजिस्टेंस है तो कैसा है। ठीक है, अगर कैपेसिटेंस लिया है तो करंट लीड कर रहा है, रेजिस्टेंस लेते हैं तो करंट और EMF दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं, और अगर आपने प्योर इंडक्टर लिया हुआ है, प्योर इंडक्टर के अंदर हमारा करंट पीछे चलता है 90 डिग्री से, किसके, EMF से। ठीक है, तो ये 3 आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं यहाँ पे ऑफ, कल नेक्स्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।